गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा जैसा जानते हो कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में जो पढ़ा था, पिछले वीडियो में हम लोगों ने कंप्लीट किया था। वी हैव कंप्लीटेड अबाउट बार्टर सिस्टम। वी हैव लर्न अबाउट बार्टर सिस्टम कि बार्टर सिस्टम क्या था, बार्टर सिस्टम कैसे काम करता था। तो हम लोगों ने चैप्टर जो स्टार्ट किया है, इकोनॉमिक्स का चैप्टर स्टार्ट किया बच्चों। चैप्टर का नाम है मनी एंड क्रेडिट। क्या नाम चैप्टर का नाम? मनी एंड क्रेडिट। मनी एंड क्रेडिट, मनी एंड क्रेडिट। तो बच्चों मनी एंड क्रेडिट में मैंने कल आप लोगों को एक्सप्लेन किया था कि व्हाट इज बार्टर सिस्टम। मनी क्या होता है। अगर हम मनी को नॉर्मली डिफाइन करें तो अभी हम आगे डिफाइन करेंगे कि मनी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। वी विल डिफाइन इट। हम थोड़ी देर के बाद इसको डिफाइन करेंगे कि मनी क्या होता है। तो बेटा मनी क्या होता है, दिस इज द क्वेश्चन। तो पहले हम समझते हैं कि मनी जब नहीं था, एंशिएंट टाइम पे व्हेन देयर वाज नो मनी, एट दैट टाइम उस समय लोग कैसे काम चलाते थे। तो मैंने बताया था कि उस समय लोग डायरेक्टली थिंग्स से चेंज करते थे। एट दैट टाइम व्हेन देयर वाज नो मनी, एट दैट टाइम द थिंग्स वर डायरेक्टली चेंज बाय द थिंग्स। चीज़ों को चीज़ों से डायरेक्टली चेंज किया जाता था, चीज़ों को चीज़ों से डायरेक्ट बदला जाता था। उस सिस्टम को हम लोग बेटा बार्टर सिस्टम के नाम से जानते हैं। इन एशियंट टाइम्स व्हेन देयर वाज नो मनी, एट दैट टाइम द थिंग्स वर डायरेक्टली चेंज बाय द थिंग्स। दिस सिस्टम वाज नोन एज ए बार्टर सिस्टम। तो बार्टर सिस्टम के बारे में मैंने एक्सप्लेन किया आपको कि बार्टर सिस्टम क्या था। व्हेन देयर वर नो थिंग्स, जब बेटे चीज़ें नहीं होती थी, तो जब मनी नहीं होता था, मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में कुछ नहीं था, तो उस समय चीज़ों को डायरेक्टली चीज़ों से चेंज किया जाता था। इस सिस्टम को हम लोग बेटे बार्टर सिस्टम के नाम से जानते हैं। दैट सिस्टम वाज कम टू नोन एज ए बार्टर सिस्टम। तो बार्टर सिस्टम के बारे में मैंने आप लोगों को बताया कि बार्टर सिस्टम क्या होता था। फिर बार्टर सिस्टम की इनकन्वीनियंसेस हमने पढ़ा था कि बार्टर सिस्टम में अलॉट ऑफ डिफेक्ट थे, अलॉट ऑफ फॉल्ट थे। तो उन फॉल्ट को दूर करने के लिए धीरे धीरे करके ओरिजिन ऑफ मनी आया। और उन फॉल्ट में से सबसे इम्पोर्टेंट फॉल्ट था लैक ऑफ डबल वांट्स ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। So question is, what is double coincidence of one? Question, a very important question is this, that what is double coincidence of one? तो बेटे मैंने बताया कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वन ये था कि ऐसे टाइम पे जब लोग चीज़ों के बदले चेंज करते थे, तो उस समय चेंज करने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती थी कि जो चीज़ें मेरे पास हैं, क्या वो चीज़ें उस बंदे के भी पास हैं जिसकी चीज़ों को मैं चाहता हूँ। सपोज करो कि मेरे पास राइस है, मैं एक फार्मर हूँ, मेरे पास राइस है और राइस को मैं सूज से चेंज करना चाहता हूँ। तो ये भी एक क्वेश्चन उठता था कि क्या सूज वाले को राइस की ज़रूरत है। सूज वाले को अगर राइस की ज़रूरत है तो सही है। अगर सूज वाले को राइस की ज़रूरत है तो मेरी डील पॉसिबल थी। तो बहुत मुश्किल से ऐसा होता था कि मुझको जो ज़रूरत है उससे वही चीज़ की ज़रूरत है जो मेरे पास है, ठीक है, और उसके पास जो चीज़ है वो मुझे ज़रूरत है। तो ऐसा कोइंसिडेंस बहुत मुश्किल से होता था। इसी वजह से इसे कहा जाता था लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस। कुछ बच्चों ने मेरे पास कमेंट्स किया था कि सर ये समझ नहीं है कि लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस क्या होता है। तो मैं एकदम एग्जैक्टली क्लियर कर रहा हूँ कि जैसे मैं कोई चीज़, मैं चावल पैदा किया, मेरे पास चावल है, मैं किसान हूँ, मेरे पास मुझे जूता चाहिए, मैं जूता वाले के पास गया, तो क्या जूते वाले को चावल चाहिए? तब तो मुझे चावल में जूते चेंज करेगा, एक्सचेंज करेगा, अदरवाइज मेरी डील पॉसिबल ही नहीं होगी। तो ये मुश्किल से होता था कि मुझे जो चाहिए वो उसके पास हो, उसे जो चाहिए वो मेरे पास हो। ये बहुत मुश्किल से होता था। इसी को कहा जाता था, जब होता था तो अधिकतर ये कमी होती थी कि जिसको मुझे चाहिए, जो सामान मुझे चाहिए वो उसके पास नहीं है, जो उसे चाहिए वो मेरे पास नहीं है। तो ये बहुत मुश्किल से होता था कि दोनों एक दूसरे की ज़रूरत को पूरा कर रहे हों। इसी को कहा जाता था, क्योंकि बहुत मुश्किल से होता था, अधिकतर नहीं होता था, इस वजह से इसको कहा जाता था लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वन, इसी को कहा जाता था बच्चों। इसके बाद मैंने बताया था डिविजिबिलिटी की प्रॉब्लम्स। दैट वाज ए वेरी प्रॉब्लमेटिक थिंग्स कि मैं काऊ को चेंज करना चाहता हूँ या बफेलो को चेंज करना चाहता हूँ विद द गोट। तो हाउ डील वाज पॉसिबल, डील कैसे पॉसिबल हो सकती है गाऊ को गोट से, और काऊ को काट के डिवाइड तो किया नहीं जा सकता बच्चों। तो दैट इज ए प्रॉब्लमेटिक थिंग्स कि काऊ को गाय को कैसे चेंज करें हम गोट से। ये भी एक। फिर इसके बाद बच्चों पेमेंट देने की प्रॉब्लम्स होती थी कि पेमेंट को किस रूप में दिया जाए। मे भी पॉसिबल जिस चीज़ को हम पेमेंट के रूप में देना चाहते हैं, हो सकता है कि आज उसकी वैल्यू कम हो, लेकिन बाद में उसकी वैल्यू कभी समय, क्योंकि वैल्यू तो बेटा दैट डिपेंडेड ऑन द मार्केट, जो मार्केट पे डिपेंड होता था, मार्केट पे डिपेंड होकर के बेटा वैल्यू डिसाइड होती थी। तो मार्केट पे डिपेंड होकर वैल्यू डिसाइड होती थी। मे भी पॉसिबल्स कि आज जिस चीज़ की वैल्यू कम है वो जब मार्केट में उसकी स्कैरेसिटी होगी तो मार्केट में उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, तो पेमेंट क्या घट बढ़ जाएगा। तो ऐसे कुछ। और इसके बाद स्टोरेज की प्रॉब्लम्स होती थी।
मेजर ऑफ वैल्यूज़ की भी प्रॉब्लम होती थी, स्टोरेज की प्रॉब्लम है कि किस फार्म में हम स्टोर करें। तो इस तरीके से बच्चों क्या कहते हैं एक प्रॉब्लम जनरेट हुआ। तो इस प्रॉब्लम से ओवरकम होने के लिए धीरे धीरे करके बच्चों इवोल्यूशन ऑफ मनी आया, यानी मीडियम ऑफ एक्सचेंज का डेवलपमेंट हुआ। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज जो मनी आया उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, किन किन प्रोसेस से हमारा मनी पास आउट हुआ, किन किन प्रोसेस से चला। तो बच्चों ऐसे टाइम पे भी हम लोग देखते हैं कि कुछ जगहों पर कुछ चीज़ों को, कुछ प्रीशियस स्टोन्स को, कुछ एनिमल्स को, समर काऊ को, समर पिग्स को एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में अडॉप्ट किया जाने लगा। ठीक है बच्चों, तो अब मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में उसे एक्सेप्ट किया जाने लगा। तो सबसे पहले आते हैं कि क्यों ये जो बार्टर सिस्टम की इनकन्वीनियंसेस थी, जो प्रॉब्लम थी, इन प्रॉब्लम से ओवरकम होने के लिए, इन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए बच्चों मनी का इवोल्यूशन हुआ, मनी का डेवलपमेंट हुआ। टू कम आउट फ्रॉम दीज प्रॉब्लम्स, इन प्रॉब्लम से आउट ऑफ होने के लिए, इन प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए हमें क्या नाम से मनी की ज़रूरत पड़ी। हमें एक मीडियम ऑफ मनी क्या, एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज की ज़रूरत पड़ी। मीडियम ऑफ एक्सचेंज कुछ होना चाहिए जिसके थ्रू हम क्या कहते हैं चीज़ों को एक दूसरे से रूप में बदल सके। आज भी बेटे बच्चों, आज भी चीज़ों को चीज़ों के बदले बदला जाता है। मैं गाँव में देखता हूँ कि कुछ लोगों के पास पैसे नहीं होते तो लोग क्या कहते हैं अनाज लेकर के जाते हैं दुकान वाले के पास और सामान ही लेकर के आते हैं। तो वो भी बार्टर सिस्टम ही है, लेकिन ऐसा नहीं बेटे वो बार्टर सिस्टम नहीं है, क्योंकि आप क्या हो गया एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज मनी आ गया। आप गेहूं लेके गए हो तो पहले गेहूं तौल करके उसको रुपए में कन्वर्ट करेगा कि 10 रुपए किलो गेहूं है, आप 3 किलो लेके आए, 30 रुपीज़ का आपका गेहूं हुआ। 30 रुपीज़ में मान लेते हैं आपने कुछ लिया तो 30 रुपीज़ की वैल्यू के हिसाब से उस चीज़ को आपको देगा। तो वहाँ मीडियम ऑफ एक्सचेंज वाटर सिस्टम नहीं है, वहाँ बेटे बीच में एक मनी आ रहा है जो दोनों की वैल्यू को डिसाइड कर रहा है। वैल्यू डिसाइड के तौर पे आ रहा है, भले ही वो मतलब हार्ड मनी के रूप में नहीं आ रहा है, लेकिन एक वैल्यू आ रही है जो कि दोनों की वैल्यू को डिसाइड करता है कि इतने गेहूं में, इतने किलो गेहूं में इतने किलो, इतना किलो ये पर्टिकुलर मटेरियल मिलेगा या तेल मिलेगा या क्या कहते हैं क्या बोलते हैं पट्टी मिलेगी या जो भी कहो वॉट एवर। क्या खाते हैं मतलब अरे कोई मिठाई मिलेगी, समझ लो मिठाई के बारे में हम बातें कर रहे हैं। तो कुछ ऐसा बच्चों, तो अब मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में बच्चों इवोल्यूशन ऑफ मनी स्टार्ट हुआ, मनी का डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ, मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में जरूरत पड़ी तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में मनी का डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ करें। ठीक है, तो मनी अपने उस बिगड़े हुए रूप से स्टार्ट हुआ, डेवलपमेंट होना स्टार्ट हुआ और आज के मॉडर्न करेंसी 2000 रुपीज़ की नोट या जो 100 रुपीज़ की नोट, 500 रुपीज़ की नोट जो आज करेंसी चल रही है, इस करेंसी तक मनी अपने कौन कौन से रास्तों से होते हुए इस रूप में तक पहुंचा। आज जो बेटा जानते हैं आज की जो करेंसी है इसे रिलीज करने का अधिकार सिर्फ एंड सिर्फ आरबीआई को है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को है। कोई दूसरी बैंक के पास बेटे ये राइट नहीं है। ओनली आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही मोनोपोली राइट रखती है टू रिलीज द मनी, टू प्रिंट द मनी। तो केवल आरबीआई के पास ये अधिकार है, आरबीआई क्या कहते हैं ही ये कर सकती है। हाँ मैं आपको बता दूं बच्चों, अभी मैं आगे पढ़ाऊंगा कि केवल 1 रुपीज़ का नोट ऐसा होता है जिसमें बेटे आरबीआई के गवर्नर नहीं रिलीज करते, उसे भारत सरकार के जो फाइनेंस डिपार्टमेंट का चीफ सेक्रेटरी होता है उसके ऑर्डर पर रिलीज होता है और उसी के उनमें फाइनेंस डिपार्टमेंट के चीफ सेक्रेटरी के उसमें साइन होते हैं इन प्लेस ऑफ द गवर्नर ऑफ आरबीआई की जगह पर। तो बच्चों क्वेश्चन आता है कि अपने पहले स्टेज में मनी किस रूप में आया होगा। ये एक इमेजिनेशन की बात है, तो इन फर्स्ट स्टेज की बात हम करते हैं। फर्स्ट स्टेज में मनी किस रूप में आया, स्टेज में मनी किस रूप में आया, ये क्वेश्चन उठता है कि मनी अपने फर्स्ट स्टेज में किस रूप में आया। दिस इज अ क्वेश्चन दैट इन विच फॉर्म ऑफ द मनी कम इन फर्स्ट स्टेज, अपने पहले स्टेज में मनी किस रूप में आया, ये एक क्वेश्चन उठता है। तो बच्चों मैनी प्लेसेस में ढेर सारी चीज़ों को, जैसे कैटल को, कहीं पर कैटल वर स्टार्टेड टू यूज्ड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज और आज के टाइम पे उसे मनी कहा जा सकता है। अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ द मनी वाज गुड्स, कहीं पे बहुत ढेर सारी जगहों पर ढेर सारे गुड्स जैसे नाइफ्स था, चाकू होते थे, सी सेल्स होता था, प्रीसियस हिस्ट्री। सी सेल्स समझते हैं बच्चों, सी सेल मतलब होता है कि एक सी सेल एक समुद्र में पाया जाने वाला बच्चों एक नदी, पानी में, नदियों में, समुद्र में पाया जाने वाला एक एनिमल्स होता है और उसके स्कल को हम सी सेल कहते हैं, सी सेल कहते हैं। तो वो जो स्कल होता है उसको भी कहीं पर मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में स्वीकार किया जाने लगा, कहीं पर बेटे टोबैको को स्वीकार किया जाने लगा, कहीं पर टी को, कहीं पर सूज को, कहीं पर बच्चों कहीं पर क्लॉथ्स को, कहीं साल्ट पे, कहीं काऊ, कहीं पर वाइन को,
एंड मैनी प्लेसेस पे, ठीक है, तो ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में स्वीकार किया जाने लगा। कैटल salt and kettles were oftenly used as a medium of exchange. In ancient Rome में tobacco was used, बेटे रोम में टोबैको को एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में यूज किया जाने लगा। एंड अमेरिका में नाइफ्स एंड पिक्स वेयर यूज्ड एज ए, अमेरिका की मैं बात करता हूँ तो अमेरिका में नाइफ्स, चाकू और पिक्स को एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में यूज किया जाता था। साउथ सी आयरलैंड में, आइसलैंड में बेटे कमोडिटीज रैंगिंग एंड ग्रेन्स, कुछ एनिमल्स की स्किन्स एंड नाइफ्स, इन सब चीज़ों को हम मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में एक्सेप्ट करने लगे। तो मतलब मेरे कहने मतलब जनरल इंपॉर्टेंस की चीज़ों को बच्चों मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में यूज किया जाना शुरू किया गया, मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में किया जाना स्टार्ट किया गया। तो ये एक मेरे कहने मतलब फर्स्ट स्टेज में हम मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में देखते हैं। भले ही वो रफ है, भले ही वो क्या कहते हैं अनबिलेबल है, मतलब विश्वास नहीं होता कि क्या इन चीज़ों को भी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में यूज किया जाता था क्या। तो बच्चों सेकेंड स्टेज में आते हैं। तो सेकेंड स्टेज तक पहुँचते बचते बच्चों हैवी मेटल्स जैसे मेटालिक कॉइन्स आ गए सेकेंड स्टेज में हम लोग आते हैं बेटे। फिर सेकेंड स्टेज में हम देखते हैं, सेकेंड स्टेज में हम लोग देखते हैं बच्चों, तो जैसे हैवी मनी, हैवी मेटल्स को एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में यूज किया जाने लगा। कॉइन्स ऑफ हैवी मेटल्स लाइक आयरन है, लाइक कॉपर है, लाइक ठीक है, इस तरीके की चीज़ों को, प्रीसियस मेटल्स नहीं थे बेटा, प्रीसियस मेटल नहीं, आयरन, कॉपर, कुछ जगहों पर सिल्वर, गोल्ड के भी कॉइन्स देखने के लिए मिलते हैं। बट मोस्ट ऑफ जगहों पर हम ये देखते हैं कि बहुत हैवी मेटल की चीज़ों को एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में कॉइन्स बनाए जाने लगे, आयरन वगैरह कॉइन्स बनाए जाने लगे। अब आयरन के कॉइन्स बेटे थोड़े हैवी होते हैं एंड एक पोर्टेबल की प्रॉब्लम होती है, पोर्टेबिलिटी की प्रॉब्लम्स होती है टू कैरी आउट द हैवी मेटल्स एज इन फॉर्म ऑफ द कॉइन्स या मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में। तो इस तरीके से बच्चों धीरे धीरे करके थर्ड स्टेज में हम देखते हैं कि थर्ड स्टेज में हम पाते हैं कि थर्ड स्टेज में बच्चों क्या कहते हैं प्रीसियस मेटल, उस पोर्टेबिलिटी को प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए थर्ड स्टेज में जल्दी से आता नहीं है, लेकिन जितना मैं पढ़ा दे रहा हूँ इतना ही आप याद रखिएगा, इतना ही आप लिख लीजिएगा, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो थर्ड स्टेज में बेटे उस पोर्टेबिलिटी को प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए, जो पोर्टेबिलिटी की प्रॉब्लम थी कि हैवी मेटल्स जैसे आयरन और मतलब ये एल्युमिनियम, इन कॉइन्स को ले जाना बहुत मुश्किल होता था। तो इस प्रॉब्लमेटिक प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए बच्चों थर्ड स्टेज में हम देखते हैं कि थर्ड स्टेज में हमारे पास जो आ जाता है वो बेटे एक नॉर्मल कॉइन्स की जगह पर प्रीसियस मेटल के कॉइन्स आ जाते हैं, ताकि थोड़ा कम अमाउंट में हो और कम अमाउंट में हो तो ज़्यादा आसानी से उन्हें कैरी किया जा सके, मतलब उनका नंबर्स कम हो जाएगा और क्या कहते हैं उनकी वैल्यूज बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से क्या कहते हैं ये लिया जाना शुरू हुआ। और फोर्थ स्टेज में बेटे पहला पेपर मनी के हम पेपर मनी की बातें करते हैं। फोर्थ स्टेज में हम पहले पेपर मनी के बारे में बात करते हैं। बच्चों मैं पहले बता दूं कि आपके जो पहले मेटालिक कॉइन्स जो डाले जाते थे, हम चाहे मॉडर्न डायनेस्टी में देखें या मुगल काल तक हम देखते हैं आकर के, या मतलब सल्तनत काल में देखते हैं, तो हम देखते हैं कि बेटे जो पहले कॉइन्स डाले जाते थे उन कॉइन्स की अपनी खुद की वैल्यू होती थी, वो सिल्वर के होते थे, गोल्ड के होते थे, तो अपने आप में खुद वैल्यूएबल होते थे, अपनी खुद की इंपॉर्टेंस थी। वो सिंबॉलिक मनी नहीं कहा जा सकता। सिंबॉलिक मनी बेटे पहली बार इंडिया में हिस्ट्री में चलाने का रिकॉर्ड इंडिया में मोहम्मद बिन तुगलक को जाता है। बच्चों मोहम्मद बिन तुगलक को जाता है। मैं आपको बता दूं बेटा मोहम्मद बिन तुगलक जो था वो गयासुद्दीन तुगलक के बेटे थे। तुगलक डायनेस्टी का सेकंड किंग था। तुगलक डायनेस्टी का सेकंड किंग था, जो कि 1325 से लेकर के 1350 तक क्या कहते हैं इंडिया का दिल्ली सल्तनत का किंग रहता है। इंडिया का नहीं कह सकते बट दिल्ली सल्तनत के किंग रहते हैं। तो वो मोहम्मद बिन तुगलक, जो मोहम्मद बिन तुगलक किंग बनते हैं, तो उनके सामने हम देखते हैं कि उन्होंने एक सिंबॉलिक मनी को बेटा स्टार्ट किया। और वो सिंबॉलिक मनी ये था, एक मिनट जो तो मोहम्मद बिन तुगलक ने सिंबॉलिक मनी को स्टार्ट किया। और सिंबॉलिक मनी का मतलब ये होता है कि मतलब वो मनी अपनी वर्चुअल होती है, वो मनी अपने जो वैल्यू उसको दी जाती है उसकी वैल्यू की वो मेटल या मटेरियल होता नहीं है, बट उसकी वैल्यू बहुत देते। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैं आज के सिंबॉलिक मनी की बात करूँ, 500 नोट की जो कागज़ की कीमत है उसकी 10 रुपये होती है, वो 5 रुपये होती, लेकिन उसकी कीमत 500 रुपीज़ होती है, क्योंकि भारत सरकार ने उसे ऑथेंटिक बना रखा है कि इट्स वैल्यू इज 500 रुपीज़। भारत सरकार ने उसे
ऑथराइज कर रखा है कि इट्स वैल्यू विल बी 500 रुपीज। ये भारत सरकार ने उसे ऑथराइज किया है। तो ये जो भारत सरकार ने ऑथराइज किया है कि इस पर्टिकुलर थिंग की वैल्यू 500 रुपीज होगी या इस पर्टिकुलर थिंग की वैल्यू इतनी होगी, तो शायद बीन ऑथराइज बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये वैसे ही पहले बार ऑथराइज करने का रिकॉर्ड जाता है मोहम्मद बिन तुगलक को, और वो बेटे तांबे के जीतल को, तांबे के सिक्कों को बेटा जीतल कहा जाता था। वो गोल्ड के सिक्कों को जिन्हें मुहर कहा जाता था, दिनार का मुहर कहा जाता था, उनके बराबर कर दिया बच्चों। और उन्होंने कहा तांबे के सिक्कों की कीमत सोने के सिक्कों के बराबर होगी। जो मतलब सरकार जिन सिक्कों को रिलीज कर रही है वो सिक्कों की कीमत सोने के सिक्कों के बराबर होगी। जैसे 2000 रुपये कागज है, नॉर्मल कागज, वो ऐसे लोकल नोट ले लो, ओरिजिनल नोट ले लो, कोई प्रिंटिंग में अंतर नहीं। लोकल 2000 की नोट जो कि ओरिजिनल लोकल वाली मुश्किल 10 रुपये की 20-25 मिल जाएंगे, और 2000 की तो 2000 रुपये होते ही हैं। तो वैसे बेटे उन्होंने तांबे के सिक्कों की कीमत जिन्हें जीतल कहा जाता था उनकी कीमत को सोने के सिक्कों के बराबर कर दिया। ये मोहम्मद बिन तुगलक थे। लेकिन बच्चों मोहम्मद बिन तुगलक की ये पॉलिसी कंप्लीटली फेल हो गई, क्योंकि बेटा वो टकसाल नहीं कंट्रोल कर पाए। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपसे कहूँ कि ये जो भारत सरकार नोट छापती है, RBI नोट छापती है, ये नोट छापने के लिए किसी भी एक क्या कहते हैं, किसी एक सब मतलब सबको ऑर्डर कर दिया जाए कि आप छाप लो, तो ये कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। तो यही कंडीशन को कंट्रोल नहीं कर पाए बेटा मोहम्मद बिन तुगलक, और उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सारे घर टकसाल में बदल गए, सारे घर में सिक्के ढाले चले गए, और इस तरीके से पूरा खजाना का सोना बाहर आ गया और पब्लिक का और खजाना जिससे पीतल के सिक्कों से भर गया। हालांकि उस समय ये पॉलिसी मोहम्मद बिन तुगलक की कम्प्लीटली अनसक्सेस थी, फेलियर थी, कम्प्लीटली फेलियर पॉलिसी थी, क्योंकि उन्होंने टकसाल सिस्टम को नहीं कंट्रोल कर पाए। लेकिन आज वो पॉलिसी सक्सेस है। तो मोहम्मद बिन तुगलक को कुछ लोग बेटे इंडियन हिस्ट्री का पागल राजा भी कहते हैं, और यह फेलियर किंग भी कहते हैं। बेटे मानते हो कि फेलियर किंग था, क्योंकि उसकी सारी पॉलिसी, जितनी भी इंपॉर्टेंट पॉलिसी उसने बनाई, सारी की सारी पॉलिसी उसकी लगभग फेलियर हुई है। लेकिन बेटे वो दिल्ली सल्तनत का सबसे पढ़ा लिखा राजा था, और उसकी पॉलिसी जब एनालाइज करो तो उसकी पॉलिसी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिखती है। और फॉर एग्जाम्पल के तौर पर यही पॉलिसी देख लिया जाए मनी के बारे में, आज जिस सिंबॉलिक मनी को भारत सरकार चला रही है, इस सिंबॉलिक मनी को मोहम्मद बिन तुगलक ने 1350 में 1325 से 1350 के बीच में चलाने की कोशिश किया था। ठीक है, मेरे कहने का मतलब ये, तो उसकी इंपॉर्टेंस समझ सकते हो कि वो टाइम से बिफोर था, इस वजह से वो सारी चीज़ों को सिस्टमेटिक नहीं कर पाया, और इस वजह से वो फेलियर हुआ। खैर छोड़ो, वो फेलियर किंग थे या पास किंग थे, वो हमारा सब्जेक्ट नहीं है। वो है तो टॉपिक, वो तो कोर्स में है, लेकिन मतलब वो तुम्हारे टॉपिक में नहीं है, तुम्हारे कोर्स में नहीं है, इस वजह से तो उससे क्वेश्चन भी नहीं आएगा, और जब क्वेश्चन नहीं आएगा तो पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है। तो बच्चों मैं फोर्थ स्टेज के बारे में बता रहा हूँ कि पेपर मनी की ओरिजिन कहाँ से हुई। क्वेश्चन ये उठता है कि पेपर मनी की ओरिजिन कहाँ से हुई। बेटा क्या हुआ, पेपर मनी की ओरिजिन को हम देखते हैं फोर्थ स्टेज में, हम पाते हैं पेपर मनी की ओरिजिन। फोर्थ स्टेज में हम पाते हैं ओरिजिन ऑफ पेपर मनी। ठीक है बच्चों, फोर्थ स्टेज में हम पाते हैं ओरिजिन ऑफ पेपर मनी की ओरिजिन हम पाते हैं, ओरिजिन देखने के लिए पाते हैं फोर्थ स्टेज में। तो फोर्थ स्टेज में पेपर मनी की ओरिजिन कैसे हुई, पेपर मनी कैसे सामने आता है निकल करके। तो बेटा फोर्थ स्टेज में हमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ ये देखने के लिए मिलती है, वी फाइंड इन द फोर्थ स्टेज। हम फोर्थ स्टेज में पाते हैं बेटा कि क्या हुआ था कि बेटा कुछ मनी लेंडर टाइप के लोग होते थे। मनी लेंडर मतलब क्या होते हैं, जो जमींदार टाइप के होते थे, वो बेटा दूसरे के सोने को अपने पास रखते थे, चाहे सिक्योरिटी पर्पज से रख लो और चाहे उनको गिरवी रखा जाता था। आज के भाषा में कहीं गिरवी रखा जाता था, या कुछ लोग अपने सिक्योरिटी पर्पज से भी अपने सोने को, हमारा सोना आप यहाँ सिक्योर रहेगा, इसे साफ रख लीजिए। तो कुछ लोग ऐसे काम करते थे, बैंकिंग का जैसे काम करते थे, तो वो लोग उनको एक रिसिप्ट दिया करते थे, और बेटे उस रिसिप्ट में वो लिख देते थे कि इनकी गोल्ड की कीमत इतने रुपए है, इतने ग्राम गोल्ड इन्होंने हमको दे रखा है, और उस रिसिप्ट की कीमत उतने ग्राम गोल्ड के बराबर हो जाती थी। वो रिसिप्ट की कीमत, जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपके पास नहीं आ पाया, मुझे अचानक उतने रुपए की जरूरत है जितने का मेरा गोल्ड है, तो मैं एक बंदे से कहता था देखो ये रिसिप्ट फले बंदे की है, ये रिसिप्ट लेके चले जाओगे, तुमको इतना गोल्ड मिल जाएगा, तुम ये रिसिप्ट ले लो, हमको इतना ये सामान दे दो। तो बेटा वो एक तरीके से मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पर वो रिसिप्ट काम करना शुरू की, और वही से एक आइडिया आया पेपर मनी का, जो आज बेटे चल रहा है। तो इस तरीके से पेपर मनी का पहला वो कहाँ से है बेटा, मनी लेंडर, या क्या कहते हैं, जो क्या कहते हैं आपका गोल्ड स्मिथ होते हैं, मनी लेंडर जो होते हैं, या जो लोग अपने पास बैंकिंग का जैसे काम करते थे, उन लोगों के तरफ से पहली बार आया आइडिया ऑफ द पेपर मनी। और इस तरीके से फिफ्थ स्टेज में आपकी प्रेजेंट करेंसी आती है, जो आज इस समय रन कर रही है, जिसे भारत सरकार की RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू रिलीज किया जाता है। नो अदर बैंक हैव अथॉरिटी टू रिलीज द बेटे कोई दूसरी बैंक के पास ये अधिकार नहीं है कि वो पेपर नोट को रिले करे, केवल सिर्फ एंड सिर्फ RBI ही के पास ये
वो आपको क्या कहते हैं बेटा, आपको नोट रिलीज करेगी। 2 रुपए से लेकर के चाहे जितनी बड़ी नोट हो बेटा, वो भारत सरकार की तरफ से RBI ही उसे रिलीज करता है, जबकि 1 रुपीज़ के नोट को बेटे फाइनेंस डिपार्टमेंट का चीफ सेक्रेटरी रिलीज करता है। इसी वजह से 1 रुपीज़ के नोट में जो सिग्नेचर होता है वो वित्त सचिव भारत सरकार लिखा होता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट, फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडियन गवर्नमेंट लिखा होता है और वो साइन करते हैं। जबकि बाकी 2 रुपए से लेकर के बाकी 2000 की अपनी सबसे जो बड़ी डायमेंशन की नोट है उन सब में गवर्नर ऑफ RBI ही साइन करते हैं। ठीक है बच्चों, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है, देख रहे हो आवाज़ आपको फटफट के आ रही है, इस वजह से मैं दूसरा वीडियो थोड़ी के बाद और बना दूंगा, तो छोटा वीडियो तो इस तरीके से 2 वीडियो आपको मिल जाएंगे। ओके बच्चों, ओके, गुड डे।